तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को नमस्कार। फिर से स्वागत है सभी का। आज हम इस सेशन में जेके एसएसबी ड्राइवर एग्जाम 2018 पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2 मैं बताना चाहूँगा। ये पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आप सभी को विदित होगा कि पहला जो पार्ट था, इससे पहले पार्ट में 1 से 40 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे और आज इस पोर्शन में हम 41 से लेके 80 तक क्वेश्चन से हम यहाँ पर करेंगे। और लिए चलते हैं आपको पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी एट होम ऐप के ऊपर जो फ्री का कोर्स है, पेड कोर्स, ऑनलाइन कोर्स है हमारा, तो उसको ज्वाइन करके पढ़ना मत भूलिएगा। क्योंकि ड्राइवर एग्जाम के स्पेशलिस्ट रासर के द्वारा जो ऑनलाइन कोर्स लाया जा रहा है और जो ये यूट्यूब के ऊपर भी जो एक फास्ट रिवीजन की सीरीज जो चल रही है, ये बहुत ही शानदार सीरीज है। और इसका जो प्ले लिस्ट का लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपके वहाँ से भी ले सकते हैं और किसी भी एग्जाम को दे के आएँ। ये सारे सेशन आप जरूर देख लीजिएगा। तो और थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ से मेरे हिसाब से लगभग आपको 90% जो क्वेश्चन है यहाँ से आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हूबहू। और लिए चलते हैं आपको पहले प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं और ये हेल्पलाइन नंबर है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे सामने आज का प्रश्न संख्या 41। मिस्टर एक्स loves traveling but his match income and has recently bought a second-hand vehicle. What will be the impact on driving for Mr. X if the price of diesel decrease? यानी कोई व्यक्ति अगर गाड़ी खरीदता है और वो एक गरीब आदमी होता है, उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं और वो उस महंगाई के ज़माने में गाड़ी का यूज कम करता है, फिर है ना, वो डीजल के अगर भाव गिर जाते हैं तो उसकी इनकम तो वही रहेगी, लेकिन डीजल के भाव कम होने से अब उसको उतने ही रुपए में ज़्यादा डीजल मिलेगा। तो पॉसिबिलिटी है कि वो फिर वो गाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। तो यही पूछा गया है कि वो गाड़ी की उसकी ड्राइविंग है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन हिज ड्राइविंग, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हिज एवरेज ड्राइविंग डिस्टेंस विल इंक्रीज, यानी उसकी औसत ड्राइविंग दूरी जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। इन विच फॉर्म एप्लीकेंट शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम मोटर ड्राइविंग स्कूल? आवेदक को मोटर ड्राइविंग स्कूल से प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र किस फॉर्म में प्रस्तुत करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को विदित होगा कि जब आप एक तो भी जब एलएमवी लाइसेंस बनवा लेते हैं, एलएमवी के बाद आप यहाँ पर क्या करते हैं, एलएमवी के बाद में आप एचएमवी बनवाते हैं, एक आप डायरेक्ट बनवाते हैं। तो डायरेक्ट जब बनवाते हैं तो फॉर्म संख्या 5 ड्राइविंग स्कूल जो होती है वहाँ से आप एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेते हैं और उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर भी आप यहाँ पर जो एचएमवी लाइसेंस है वो वर्तमान समय में आप बनवा सकते हैं। और इसी टाइप से आप जब लर्निंग में गाड़ी सीखते हैं, सीखने का सर्टिफिकेट भी आप ड्राइविंग स्कूल से लेते हैं, तो जो ड्राइविंग स्कूल होती है वो प्रमाण पत्र देती है कि हमारे पास में इसने गाड़ी सीखी है। वो प्रमाण पत्र जो होता है फॉर्मेट फॉर्म संख्या 5 में होता है। प्रश्न संख्या 43। व्हाट डज स्ट्रेचिंग आउट द हैंड स्ट्रेट आउट ऑफ द विंडो मीन? यानी खिड़की से सीधे बाहर हाथ निकालने का क्या मतलब है? आप एक दूसरी बात है, दाईं ओर मुड़ने का इरादा, दाईं ओर मुड़ने का इरादा, चलो इसको फोरगो करें एक बार। बाईं ओर मुड़ने का, बाईं ओर करेंगे तो आपको केवल बाहर निकाल से काम नहीं चलेगा, आपको हिलाना भी पड़ेगा, मतलब बी नहीं हो सकता। गति धीमी करने में भी आपको जो हाथ है ऊपर नीचे करना पड़ेगा, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और आगे यहां पर मैं ऑप्शन नंबर डी पे सामने वाले वाहन से आगे निकलने का इरादा, आपके सामने कोई व्हीकल चल रहा है उससे को आपको ओवरटेक करना है तो आप यहां पर हैंड सिग्नल, आपके पास में कोई विकल्प नहीं है, मतलब डी भी नहीं हो सकता, मतलब ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इंटेंशन टू टर्न टुवर्ड द राइट, यानी कि दाईं ओर मुड़ने का इरादा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 44। व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सेफ ड्राइविंग? सुरक्षित ड्राइविंग के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या होती है, सबसे ज्यादा क्या चाहिए? जैसे कि हियरिंग, बोन स्टैंडिंग, आई साइट, गेट, सबसे ज्यादा जरूरी है कोई भी ड्राइवर होता है उसको दिखे पर्याप्त, यानी उसकी आई साइट है वो एकदम गुड हो, गुड कंडीशन में हो, वेल कंडीशन में अगर उसकी आई साइट है तो फिर बहुत सारी दुर्घटनाएं उसकी नजर के बलबूते पर हो जाएगी, नजर नहीं है तो ड्राइविंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 45। इन केस यू सी येलो लाइट एंड हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड द स्टॉप लाइन, व्हाट शुड बी डन? यदि आपको पीली रोशनी दिखाई देती है और आप पहले ही स्टॉप लाइन पार कर चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए? मैंने आपको बताया है हमेशा कोई भी रेखा होती है, इस रेखा को आप अगर पहले पार कर चुके हैं तो फिर आपको आगे निकलना है। पहले पार नहीं कर चुके हैं, सॉरी ये यहां पर है ना, और यहां अगर पहले रुके हुए हैं आप तो फिर आपको इसके पहले ही रुकना है येलो लाइट के कंडीशंस में। तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कि भाई अगर आप इस लाइन को पार कर चुके हैं तो आप चौराहे को पार कर लेंगे, यानी कि इमीडिएटली टेक रिवर्स एंड कम बैक टिल द स्टॉप लाइन गलत हो जाएगा। स्टॉप इमीडिएटली एंड वेट व्हेनेवर आर यू, यानी अगर आप स्टॉप लाइन को पार
पार कर चुके हैं तो ये भी गलत होगा। मूव ऑन एट योर ओन स्पीड एंड क्लियर द रोड, यानी कि अपनी गति से चलते रहेंगे और सड़क को साफ कर देंगे, यानी क्लियर कर देंगे, खाली कर देंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी येलो लाइन को जो स्टॉप लाइन है, स्टॉप लाइन को पार करके आप चौराहे के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ऐसी कंडीशन में फिर आप रुक नहीं सकते, वापस रिवर्स में आप ला नहीं सकते, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, वाई इज नॉलेज ऑफ ट्रैफिक साइन ए मस्ट फॉर द ड्राइवर, यातायात संकेतों का ज्ञान चालक के लिए क्यों आवश्यक होता है। टू इंश्योर सर्विस टैक्स कंप्लेंट्स, गलत हो जाएगा। टू इंश्योर रोड सेफ्टी, सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना, बिल्कुल ठीक है। टू मेंटेन रोड कंडीशन, सड़क की स्थिति बनाए रखने के लिए, गलत है। और टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑन रोड, सड़कों पर सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह भी गलत है। यानी कि जो रोड साइन होते हैं, ट्रैफिक साइन होते हैं, उनकी मदद से एक सड़क सुरक्षा सुनिश्चित होती है। हमें पहले पता चल जाता है आगे मोड़ है, आगे ओवरटेक नहीं करना है, आगे हॉर्न का प्रयोग करना है, आगे स्कूल है, आगे विश्रामालय है, आगे पेट्रोल पंप है, जो भी चीजें हैं हमें पता चल जाती है। आगे स्पीड ब्रेकर है तो वो भी पता चल जाती है। आगे 2 लेन 3 लेन जो भी लेन है, या लेन को कम किया गया है, लेन को बंद किया गया है, लेन को मर्ज किया गया है, सारे संकेत हमें पहले ही बता देते हैं कि आगे ऐसी कंडीशन होने वाली है। आप सभी देख रहे हैं चित्र दिया गया है और चित्र में पी बनाया गया है और पी को कोष्टक में लेके बाहर कोष्टक बनाए गए हैं, मतलब कि ये कहीं ना कहीं ब्रेक सिस्टम से संबंधित है। और पी का मतलब होता है पार्किंग, मतलब कि पार्किंग ब्रेक इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। Which one of the following is not suitable for a person driving at night, यानी रात में जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आपके लिए कौन सी चीज उपयुक्त नहीं है। सिंग इन द कार, बिल्कुल आप गा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोल द विंडो डाउन, खिड़की नीचे कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। हैव ए कॉफी, कॉफी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोड ऑफ कपल ऑफ टाइम्स, यानी 2-4 बार आप सिर हिलाएं, सिर हिलाने का क्या औचित्य है। या गूंगे पागल जो होते हैं ना, जो ना समझ होते हैं, तो वो ऐसा काम करते हैं, तो आपको ऐसा काम करना नहीं है। अगर आप सिर हिलाया, अचानक कोई एक्सीडेंटल कोई एरियाज में अगर आप चले जाते हैं भीड़ भाड़ वाले में, तो कोई दिक्कत हो जाएगी, आप ऐसा मत करना। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49, which one of the following car body shapes हैज द लार्जेस्ट इंटरनल डायमेंशन, यानी कि जो बॉडी का शेप होता है उसके आधार पर, जैसे कूप है, सैलून है, कन्वर्टिबल है और स्टेट है, तो इस टाइप से 3-4 प्रकार की बॉडी का शेप होता है। बॉडी को शेप के आधार पर इस टाइप से बनाया जाता है। तो इनमें से सबसे लार्जेस्ट इंटरनल डायमेंशन, अंदर से सबसे बड़ी बॉडी कौन सी होती है उसके बारे में पूछा। तो एक तो कूप है, एक सैलून है, कन्वर्टिबल है, स्टेट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, एक त्रिभुज के अंदर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, बालक जो है स्कूल की ओर जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, चुटिया बंधी हुई है, हाथ में बैग लिए हुए हैं। आपको भी इस जो समय है, आपका भी समय होता था जब आप स्कूल जाते थे, आपको भी ये समय याद आ रहा होगा। सच में वो एक यूनिक टाइम था। सच में आप समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्कूल की, और स्कूल का ही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूल अहेड। कितना गजब का, मनोरम का। गुरुजी वहां पर डांटते थे, फटकारते थे, मारते थे, और हम कहते थे सर याद नहीं हो रहा, याद लिखा नहीं गया, आज सर ये काम हो गया, वो काम हो गया। कितने बहाने बनाते थे, कितने खेलते थे, कितने मजे लेते थे, सारी चीजें याद है। मजा आता है ऐसी चीजें देख के। और स्कूल का टाइम है, गोल्डन टाइम होता है हमारे जीवन में, और सबके जीवन में आता है। और अब तो मुझे भी उम्मीद है कि आप इस जो स्टेज है इसको पार कर चुके हैं, और आपको भी याद आ रही होगी। कितना आपको स्कूल याद आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51, अंडर आइडियल कंडीशंस if you are driving a standard car then you should drive at least how many seconds behind the vehicle in front of you, यानी कि आदर्श परिस्थितियों में यदि आप एक मानक कार चला रहे हैं तो आपको अपने सामने वाले वाहन से कम कितने सेकंड पीछे गाड़ी चलानी चाहिए। सभी को पता है जब दो गाड़ियां होती है, एक गाड़ी आगे चल रही होती है, एक पीछे चल रही होती है, तो दोनों के बीच में यहां पर जो डिस्टेंस है इसकी बात हो रही है। तो यहां पर ये गाड़ी ए है, ये गाड़ी बी है, तो ए और बी के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक सिस्टम है 2 सेकंड का रूल। एक 2 सेकंड का रूल बनाया गया है। 2 सेकंड रूल क्या है, यानी कि आपकी गाड़ी 2 सेकंड में कितने मीटर की दूरी कवर करती है, उतनी डिस्टेंस आपको सामने वाली गाड़ी से रखनी है। नहीं समझे क्या? आपकी गाड़ी माना कि 2 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो आपको आगे चल रही गाड़ी से 100 मीटर पीछे रहना है। यानी 2 सेकंड की भौतिक दूरी उसे हम बोलते हैं, यानी 2 सेकंड फिजिकल डिस्टेंस।
और उसे एक सेफ डिस्टेंस भी माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड। प्रश्न संख्या 52 आपको बताया जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमेज इज बीइंग शोन हियर। निम्नलिखित में से कौन सी छवि यहां दिखाई जा रही है? आपको क्या दिख रहा है? आपको एक ऑयल का दिख रहा होगा कि ऑयल के बारे में, ऑयल जो टपक रहा है 0, 40, 80 भी दिखा रहे हैं, मतलब ऑयल के दबाव, ऑयल का जो प्रेशर है उसको इंडिकेट कर रहा है, मतलब ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, तेल दबाव सूचक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। What do you understand by the term ABC? ABC शब्द से आप क्या समझते हैं? सभी को पता है कि जो ABS होता है, तो ABS का संबंध ब्रेकिंग सिस्टम से होता है, और इसका पूरा नाम की बात करते हैं तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि लोक रोधी ब्रेकिंग प्रणाली, यानी कि ये ब्रेकों को लॉक होने से बचाता है। जो ब्रेक है उसमें ब्रेकिंग की जो डिस्टेंस होती है उसको कम करने में मदद करता है। जब हम ब्रेक दबाते हैं उस समय भी गाड़ी चलती रहती है, उसमें मदद करता है। जब हम गाड़ी को टर्न करवाते हैं उस समय भी ब्रेक लगाने में हमारी सहायता करते हैं, या ब्रेकिंग के दौरान भी गाड़ी को टर्न करवाने में हमारी मदद करते हैं, गाड़ी को फिसलने से बचाते हैं, है ना। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करते हैं, बहुत सारे काम एबीएस करता है। तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा सावधानी से, ध्यान से सोचना है, समझना है। काफी अच्छे प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 54, What is the legal limit of blood alcohol content for safe driving in India? यानी कि भारत में एक जो लीगली तरीके से, जो आप सभी को पता होगा कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, इसकी बात कर रहा हूं, सेक्शन 185, और इसमें आप सभी को पता है कि शराब के बारे में, ड्रंक एंड ड्राइविंग, शराब के बारे में बात की गई है। और यहां पर 30 mg की, इसमें 100 ml ब्लड में यहां पर जो एल्कोहल हो सकता है, ये लिमिट अगर क्रॉस हो जाती है तो यहां पर आप सभी को पता होगा कि यहां पर दिक्कतें बहुत सारी आती है, और आपको यहां पर जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। 185 जो धारा है, यहां पर पहली बार में अगर आप शराब पी के, दारू पी के गाड़ी चलाएंगे तो 10,000 का जुर्माना है, दूसरी बार में 15,000 का है। और यहां पर जो प्रतिशत की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहां पे सी राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर प्रश्न संख्या 55 पे चलते हैं। एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ लर्नर्स लाइसेंस? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार लर्नर लाइसेंस की वैधता अवधि क्या होती है? आप सभी को पता होगा कि MVA 1988 जो है, इसकी जो सेक्शन 8 है, धारा कौन सी है? धारा में बात कर रहा हूं 8 की, जिसमें लर्निंग लाइसेंस के बारे में बात की गई है, और इसके अनुसार आपका जो लाइसेंस होगा 6 मंथ के लिए वैलिड यहां पर रहता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू। और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई आप 1 महीने से लेकर 30 महीने के बीच में कर सकते हैं, यानी कि 30 से लेकर 180 दिन के भीतर आप स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 56 आपके सामने आ चुका है अभी। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ट्रैफिक साइन। पहचाने कि यातायात संकेतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ट्रैफिक साइन सर्व एज ए गाइड टू ड्राइवर्स, यानी यातायात संकेत वाहन चालकों के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ट्रैफिक साइन इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यातायात संकेत यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, ये भी ठीक है। ट्रैफिक साइन अवेयरनेस इंक्रीजेस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यातायात संकेतों के प्रति जागरूकता से जान माल की हानि बढ़ जाती है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होती है, यही गलत हो गया। ट्रैफिक साइन सर्व एज ए वार्निंग टू ड्राइवर्स, यातायात संकेत वाहन चालकों के लिए चेतावनी का काम करते हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक है, ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 57 है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड फॉर अपीयरिंग फॉर ड्राइविंग टेस्ट फॉर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस वंस यू रिसीव लर्नर्स लाइसेंस? लर्नर लाइसेंस प्राप्त होने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की अधिकतम वैधता अवधि क्या होती है? आप सभी को पता होगा, लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद में आपको यहां पर अधिकतम जो वैधता पूछी है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की, तो वो 6 महीने होती है। ऑप्शन नंबर यहां पे बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैज टू बी चेक्ड एवरी डे बिफोर स्टार्टिंग ए व्हीकल? वाहन शुरू करने से पहले प्रतिदिन निम्नलिखित में से किस पैरामीटर की जांच करनी चाहिए? तो यहां पर 2 चीजें आती है, एक तो इंजन ऑयल आता है, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, एक तो आपकी इंजन ENGI यानी इंजन ऑयल आता है, और एक कूलेंट आता है। ये 2 चीजें आपको डेली चेक करनी चाहिए। अब कूलेंट का इसमें लिखा नहीं है, तो इंजन ऑयल को राइट आंसर आप कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। When the armature first starts to rotate, the bendix pinion moves into mesh with flywheel ring gear because, जब आर्मेचर पहली बार घूमना शुरू करता है तो बेंडिक्स पिनियन फ्लाईव्हील रिंग गियर के साथ जाल में चला जाता है, क्योंकि द शिफ्ट लीवर मूव्स द पिनियन इनवर्ड टू द आर्मेचर। इनवर्ड आ गया, इनवर्ड नहीं भी आउटवर्ड होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत हो जाएगा। द ड्राइवर स्प्रिंग पुशेस द फ्लाईव्हील, यानी ड्राइव स्प्रिंग फ्लाईव्हील को धक्का देती है, गलत हो जाएगा।
द थ्रेडेड स्लीव टर्न्स विथ इन द पिनियन एंड मूव्स पिनियन आउटवर्ड। बिल्कुल, यानी थ्रेडेड स्लीव पिनियन के भीतर घूमती है और पिनियन को बाहर की ओर ले जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। द ड्राइव सिलेंडर पुशेस द पिनियन, ये भी गलत है। तो यहां पर यानी कि जब आपका आर्मेचर घूमना शुरू करता है तो ये क्या है कि उस थ्रेडेड स्लीव को यहां उसकी मदद से, उसको फोर्क हम कह देते हैं कभी कभार, वो फोर्क क्या करता है, पिनियन को बाहर की ओर धकेलने का काम करता है और वो बाहर जाके फ्लाईव्हील के रिंग गियर से मेश हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार परमिट का क्या अर्थ होता है? परमिट किसे कहते हैं? परमिट फ्रॉम द ऑनर ऑफ द व्हीकल टू ड्राइव, वाहन के मालिक से गाड़ी चलाने की अनुमति, गलत हो जाएगा। परमिट इश्यूड बाय स्टेट और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, बिल्कुल ये कथन तो ठीक है, यानी कि परमिट जो होता है आरटीओ या राज्य सरकार जारी करवाती है। परमिट एट द ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पर परमिट, ये भी गलत है। परमिट फ्रॉम द ड्राइविंग स्कूल फॉर अप्लाइंग फॉर लाइसेंस, लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए ड्राइविंग स्कूल से परमिट, तो ये भी गलत है। तो यहां पर परमिट का एक्चुअल में मीनिंग होता है कोई राज्य सरकार है या जो मतलब कि जो आरटीओ कार्यालय होता है, आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, वो इसको जारी करती है। तो एक परमिट क्या है, एक अनुमति होती है, लीगली इन्फॉर्म किया जाता है आरटीओ को कि भी मैं ये गाड़ी इस तरीके से काम में लूंगा, उसका जो टैक्स होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, व्हाट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्नर्स लाइसेंस इन इंडिया? भारत में लर्नर लाइसेंस की प्रभावशीलता क्या है? It is effective only the coastly parts of India. It is effective only the issuing state, यानी कि जिस राज्य में जारी किया गया है। It is effective throughout India, ये पूरे भारत में प्रभावी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है पूरे भारत में अमान्य होता है और इसका जिक्र मोटर व्हीकल एक्ट के कौन से सेक्शंस में किया गया है, इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यानी कि जो लर्निंग लाइसेंस है वो पूरे भारत में मान्य होता है, इसका उल्लेख मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में, कौन से सेक्शन में किया गया है। प्रश्न संख्या यहां पर आपके सामने 62 आ चुका है। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक टायर बनाया गया है, टायर के अंदर डेंजर लिखा गया है, मतलब कि कहीं न कहीं कोई चेतावनी है टायर से संबंधित। तो टायर प्रेशर वार्निंग लाइट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। जब भी कहीं पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जहां पर भी कोई कोष्टक आए और इसके चारों ओर एक कोष्टक लग जाए, जैसे एक ये है एक ये है, ये कोष्टक हमेशा ब्रेक लेदर का काम करते हैं और ब्रेक शू का काम करते हैं और ये ब्रेक से संबंधित साइन होता है। लेकिन हालांकि इसमें जो साइन ऐसा नहीं है, इसमें तो सीधा सा टायर ही बना हुआ है और काफी अच्छा प्रश्न पूछा गया है। Which of the following is to be done while changing gears? गियर बदलते समय निम्नलिखित में से क्या करना है? Accelerator is to be pressed hard, एक्सीलरेटर को जोर से दबाना है, गलत हो जाएगा। ब्रेक्स आर टू बी अप्लाइड लाइटली, ब्रेक हल्के से लगाना है, नहीं करना। जब आप गियर चेंज करते हैं तो आपको दोनों काम नहीं करने। क्लच एंड ब्रेक्स बोथ आर टू बी अप्लाइड, ये दोनों भी नहीं करने। ब्रेक किस लिए दबाने हैं भाई? क्लच इज टू बी प्रेस्ड फुली, क्लच को पूरा दबाना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आप गियर चेंज करें तो क्लच को पूरा दबा कर करें, ताकि गियर से आवाज नहीं आएगी, टूट फूट नहीं आएगा, मेंटेनेंस नहीं होगा, गाड़ी खराब नहीं होगी। तो प्रश्न संख्या 64 आपके सामने है। Which of the following documents needs to be submitted as a proof for residence address to obtain a driving license in India? भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निवास के पते के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज जमा करना आवश्यक है? तो पैन कार्ड है, कॉलेज आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, कैंसल्ड चेक है। तो इनमें से आपको वोटर आईडी कार्ड का जो ड्राइविंग लाइसेंस के समय डॉक्यूमेंट्स के रूप में आप एड्रेस के रूप में यहाँ पर इसको प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब वोटर आईडी कार्ड हो जाएगा। लेकिन ये क्योंकि पेपर 2018 का है और अब आप इसमें इसकी जगह आप आधार कार्ड भी मान सकते हैं, आधार कार्ड, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा सा आपको नोट डाउन रखना है। प्रश्न संख्या 65, व्हाट शुड द मैक्सिमम वेट ऑफ लाइट मोटर व्हीकल एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार हल्के मोटर वाहन का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो एलएमवी का पूछा है भाई, एलएमवी का पूछा है तो 750 किलोग्राम तक हो सकता है। एमएमवी का पूछिए तो आप सभी को पता होगा 7.5 टन से लेकर 12 टन तक होता है, ठीक है। और हेवी गाड़ी का बात करते हैं तो यहाँ पर हेवी गाड़ी का 12,000 जो किलोग्राम है इससे ज्यादा होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल्स? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारी यात्री मोटर वाहन माना जाता है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, आपको सभी को पता है कि सीधे पॉइंट पे लिए चलता हूं मैं। भारी गाड़ी के लिए 12,000 किलोग्राम, अभी मैंने आपको ये वेट बताया था, तो 12,000 वाली वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर सी, एनी व्हीकल विथ अनलेडन वेट ऑफ
टू 12,000 किलोग्राम, यानी कि 12,000 किलोग्राम भार रहित कोई भी वाहन होता है तो उसको भारी मोटर वाहन के नाम से हम जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए डायनमो इन ऑटोमोबाइल्स? ऑटोमोबाइल में डायनमो का क्या उद्देश्य है? और डायनमो की जगह वर्तमान समय में एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट गाड़ी में लगाया जाने लगा है, जो कि आप सभी को पता है। डायनमो जो होता था पहले लो स्पीड में बैटरी को चार्ज नहीं करता था, केवल और केवल हाई स्पीड पे काम करता था, लेकिन अब इसका हमने स्थान परिवर्तन करके एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया है जो कि हाई स्पीड पे लो स्पीड पे दोनों पे बैटरी को चार्ज करता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है, उसका नाम क्या है, उसका काम क्या है? आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डायनमो का स्थान अब किसने ले लिया है। तो डायनमो का मेन काम क्या होता था? इसका मेन काम होता था इट इज यूज्ड टू कंटिन्यूअली रिचार्ज द बैटरी, यानी कि इसका उपयोग बैटरी को लगातार चार्ज करने के लिए किया जाता था। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि डायनमो जो होता है वो डीसी करंट निकालता है। डीसी करंट बैटरी को आप सभी को पता है डीसी चाहिए होती है, और फिर से ये डीसी जो है, डीसी जो सप्लाई यही गाड़ी में प्रोवाइड वो करवाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 68 पे हम लिए चलते हैं। व्हाट इज द अदर नेम फॉर वार्निंग साइंस? चेतावनी संकेत का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुलेटरी, इंफॉर्मेटिव, क्वेश्चनरी, कंप्लीमेंट्री साइन, यानी कि जो वार्निंग साइन होते हैं इनको हम क्वेश्चनरी यानी कि सावधान या सचेत रहने वाले संकेतों के नाम से भी इसको जान सकते हैं। प्रश्न संख्या 69, वेयर शुड द ऑन टो साइन बी प्लेस्ड फॉर ए व्हीकल बीइंग टॉव्ड? खींचे जा रहे वाहन के लिए टो ऑन टो चिन्ह कहां लगाया जाता है? दाहिनी ओर, बाईं तरफ, सामने की ओर, पीछे की ओर? तो सबसे ज्यादा जरूरी है जब टो ऑन जो गाड़ी होती है, गाड़ी को जब टो करके आप कहीं पर ले जाते हैं किसी भी रीजन से, तो वहां पर उस गाड़ी के पीछे ये लिखा होना आवश्यक है कि गाड़ी टो की हुई, ऑन टो, ऑन टो, ये शब्द आपकी गाड़ी पे लिखा होना जरूरी है। और ये कहां लिखा होना चाहिए? गाड़ी के पीछे लिखा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा हो जाए? बैक साइड, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, which one of the following is a part that connects a piston to crank or crankshaft in the reciprocating engine? पहली बात तो है रेसिप्रोकेटिंग इंजन किसको कहा जाता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है एक प्रकार का, सभी को पता होगा। जब सिलेंडर होता है, यहां पर पिस्टन होता है, यहां पर कनेक्टिंग रोड होती है, क्रैंकशाफ्ट होती है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये ऊपर नीचे की गति करता है। यहां पर टीडीसी होता है, टीडीसी, और नीचे बीडीसी होता है। ठीक है, तो यहां पर ये टीडीसी से बीडीसी जब पिस्टन ऊपर नीचे चलता है तो इस ऊपर नीचे की रेखीय जो गति है इसको रेसिप्रोकेटिंग जो है मोशन बोलते हैं। और यहां पर पूछा है कि यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो प्रत्यागामी इंजन में पिस्टन को क्रैंक या क्रैंकशाफ्ट से जोड़ता है? तो यहां पर आप सभी को पता है ये पिस्टन हो गया, ये पिस्टन, और ये आपकी जो क्रैंकशाफ्ट होगी, क्रैंक। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेगा एक कनेक्टिंग रोड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर बताना चाहूंगा। ये आपका पिस्टन है और ये आई होल है। अब यहां पर एक हम क्या करेंगे, ये कनेक्टिंग रोड है, ये इसका बिग एंड है, और यहां पे कनेक्टिंग जो ये कनेक्टिंग रोड हो जाएगी सीआर, ये क्रैंक शाफ्ट हो जाएगी सीएस, ये पिस्टन हो जाएगा। अब ये देखो एक छोटा सिरा स्मॉल एंड बोलते हैं इसको, और ये बिग एंड हो गया, बिग एंड। तो ये दोनों में आपको अंतर समझना है। जो स्मॉल एंड है यहां पर पिस्टन के साथ में जुड़ रहा है ना ये, इसलिए पिस्टन पिन काम आएगी। और यहां पर ये जो बड़ा बिग एंड है ये जो क्रैंकशाफ्ट के साथ काम आ रहा है ना, इसलिए क्रैंक पिन हो जाएगी। यानी कि एक तो पिस्टन पिन, एक क्रैंक पिन, दोनों पिनों के बारे में भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, यहां पर जो ये पिस्टन होता है, पिस्टन के ऊपर यहां पर 3 जो है रिंग लगी होती है, इसे बोलते हैं रिंग, पिस्टन रिंग। इनमें से ऊपर की 2 जो होती है कंप्रेशन रिंग होती है, जो कि इस सिलेंडर के ऊपर जो कंप्रेशन बंद होता है हवा का, इस हवा के कंप्रेशन को नीचे जाने से रोकता है। और नीचे की होती है ऑयल रिंग, OR, यानी कि ऑयल रिंग का काम होता है नीचे जो ऑयल चेंबर में जो ऑयल होगा उसको ऊपर की ओर कंबसन चेंबर में जाने से रोकना। और स्क्रैप का भी काम होता है, स्क्रैप। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि पिस्टन पर लगी कंप्रेशन और ऑयल रिंगों में से स्क्रैपिंग का काम कौन सी रिंग का होता है? तो ऑयल रिंग का होता है। ऑयल रिंग का काम है ऑयल को स्क्रैप करके नीचे ले आना। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? प्रश्न संख्या 71, according to the Motor Vehicle Act 1988, which of the following documents need to be submitted at the time of renewal of vehicle registration? मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा? तो यहां पर जब भी आप कोई वाहन का जो पंजीकरण का रिन्यूअल करवाते हैं, आप नवीनीकरण करवाते हैं, तो आपको वहां पर सबसे पहले इंपोर्टेंट चीज आपको जमा करवानी होगी, वो होता है वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट।
आप सभी को पता होगा कि जो इंश्योरेंस होती है वो फॉर्म संख्या 51 में बनती है। कौन सी फॉर्म में बनती है? फॉर्म संख्या 51 में हम इंश्योरेंस बनवाते हैं और प्रत्येक गाड़ी के लिए जब आप गाड़ी की ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं या गाड़ी का जो आरसी होती है उसे रिन्यू करवाते हैं तब आपको यहां पर इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। Which one of the following devices is used in the cooling system that increases the boiling point of the water? यानी कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग शीतलन प्रणाली में किया जाता है जो पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है? तो इसमें एक तो रेडिएटर होता है, ड्रेन प्लग होता है, वाटर जैकेट होता है, रेडिएटर प्रेशर केप यानी कि रेडिएटर दबाव केप होती है। तो इनमें से जो क्वथनांक बढ़ाने वाला जो पार्ट होता है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी रेडिएटर प्रेशर केप है, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73। According to the Motor Vehicle Act 1988, within how many days of expiry of vehicle registration application should be made for its renewal? यानी कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वाहन पंजीकरण की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर इसके नवीनीकरण के लिए आवेदन किया जाना आपको कंपलसरी है। तो इसके लिए आपके पास में साथ में आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए आपको 60 दिन का यहां पर टाइम मिलता है, नॉट मोर देन 60 डेज। यानी कि जब आप वाहन पंजीकरण की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है यहां पर पड़ता है। तो इसके अलावा नहीं तो आपको पेनल्टी का भुगतान है वो करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो 60 दिन की वैलिडिटी यहां पर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74। Which of the following options helps in the easy navigation of road? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्गों के आसान नेविगेशन में मदद करता है? तो यहां पर आप सभी को पता होगा यातायात संकेत है, ट्रैफिक नियम है, सड़क सुरक्षा शिक्षा है, सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति जो रिपोर्ट है वो है। तो यहां पर जो यातायात ट्रैफिक साइन होते हैं ना वो एक जो है आसान नेविगेशन में मदद आपको करते हैं, आसानी से ये पता लगाने में कि मुझे कहां जाना है और उसके लिए रास्ता कौन सा होगा, रूट कौन सा होगा। तो उसके लिए यहां पर जो है ट्रैफिक साइन है वो काम आते हैं। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्यूबलेस टायर इन कंपैरिजन विथ ए ट्यूब टायर? ट्यूब टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर का क्या फायदा होता है? आप सभी को पता होगा पहली बात तो ट्यूबलेस टायर छोटी गाड़ियों में और ट्यूब वाले टायर छोटी और बड़ी दोनों गाड़ियों में लिए जाते हैं। दूसरी बात जो ट्यूबलेस टायर होते हैं इनमें हवा का प्रेशर हाई नहीं रखा जाता, लो और मीडियम या मॉडरेट रखा जाता है, बल्कि जो ट्यूब टायर होते हैं इनमें आप अति जो निम्न दबाव भी रख सकते हैं और अति उच्च यानी कि हाई प्रेशर भी आप रख सकते हैं। इसीलिए हाई प्रेशर टायर है वो हमेशा ट्यूब वाले होते हैं, जो है ट्यूबलेस है नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ट्यूब टायर की तुलना में ट्यूबलेस टायर का फायदा ये है कि जब ये पंचर भी हो जाता है तो यहाँ पर इसमें से हवा का जो रिसाव होता है वो धीरे धीरे होता है और ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं दे आर मेड टू रिटेन द एयर प्रेशर फॉर ए लॉन्गर पीरियड, यानी इन्हें लंबे समय तक हवा का दबाव बनाए रखने के लिए बनाया जाता है। आप सभी इससे जान गए होंगे। और जब दूसरी बात एक नाम आता है कि जब ट्यूबलेस और ट्यूब टायर है इनमें से अधिक फ्लैट होकर कौन सा टायर चलता है, तो अधिक फ्लैट होने का मतलब है अधिक पंचर होने पर अधिक लचकीला होना। तो अधिक लचकीला ट्यूब वाला टायर होता है यानी कि वो अधिक फ्लैट होता है, और कम फ्लैट कौन सा होता है? जो ट्यूबलेस टायर होता है वो कम फ्लैट होता है। यानी जमीन के ऊपर या रोड के ऊपर जो फ्रिक्शन जो मतलब कि एरियाज होता है वो पंचर होने के बाद किसका ज्यादा होगा? ट्यूब वाले टायर का ज्यादा होगा, ठीक है, और ट्यूबलेस का कम होगा क्योंकि उसके शोल्डर मजबूत होते हैं। और प्रश्न संख्या 76 है which part is used in a vehicle to improve engine efficiency by increasing the density of the intake gas allowing more power per engine cycle? यानी प्रत्येक इंजन चक्र में अधिक शक्ति की अनुमति देकर सेवन गैस के घनत्व को बढ़ाकर इंजन दक्षता में सुधार करने के लिए वाहन में किस भाग का उपयोग है वो किया जाता है? आप सभी को पता होगा कि जो आपका टर्बोचार्जर होता है ये टर्बोचार्जर का काम होता है इंजन की पावर को बढ़ाना। पावर कैसे बढ़ती है आप सभी को पता होगा। टर्बोचार्जर मोस्टली डीजल गाड़ियों में लगाया जाता है और डीजल गाड़ियां चलती है वो कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करती है, इंजन चलता है इनका। डीजल को जलाया कैसे जाता है? गर्म हवा के ऊपर स्प्रे करके। जब हवा नहीं होगी तो कंप्रेशन नहीं होगा, कंप्रेशन नहीं होगा तो डीजल का स्प्रे करने के बावजूद भी वो जलेगी नहीं। इसीलिए जो डीजल इंजन होता है इसको अगर हमने पर्याप्त हवा देना, पर्याप्त हवा इसको अगर उपलब्ध करवा दी तो फिर ये ईंधन का दहन भी अच्छी तरीके से करेगा और पावर भी ज्यादा मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि जो डीजल इंजन होता है इनमें पावर को इंक्रीज करने के लिए यहां पर टर्बोचार्जर का प्रयोग किया जाता है, जो कि एग्जॉस्ट गैस है यानी कि धुआं, यानी साइलेंसर के ऊपर इसको लगाया जाता है और धुआं से चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे 1 नंबर हो जाएगा टर्बोचार्जर। प्रश्न संख्या 77
वाई डज द ड्राइवर फेस डिफिकल्टी टू ड्राइव ऑन वेट सरफेस बिकॉज ऑफ व्हीकल टायर्स। वाहन के टायरों के कारण गीली सतहों पर वाहन चलाने में चालक को कठिनाई क्यों होती है? आप सभी को पता होगा, गीली सतह पर जब गाड़ी नहीं चलती है तो इसकी मेन समस्या क्या है? सड़क पर टायरों की ग्रिप में कमी आना। और वो ग्रिप में कमी चाहे किसी भी रीजन से आए, है ना, तो बिकॉज ऑफ लेस ग्रिप, पकड़ कम होने के कारण। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। और अगले ऑप्शन पे देखते हैं हम, बिकॉज ऑफ मोर ग्रिप, या अधिक पकड़ होने के कारण। अधिक तो कहां से होगी यार, गीला है। बिकॉज इट लैक्स ग्रिप कंपेरेटली, क्योंकि इसमें पकड़ का पूरी तरह से अभाव है। और बिकॉज ऑफ एक्सोर्बिटेंट ग्रिप, अत्यधिक पकड़ के कारण। तो यहां पर अत्यधिक की आवश्यकता नहीं है, अधिक पकड़ होगी तो ही काम चल जाएगा यहां पर। और गीली सतहों पर वाहन चलाने में चालक को कठिनाई क्यों होती है? तो यहां पर पूछा है कि भी मतलब जो है वाहन चलाने में दिक्कत होती है, क्यों होती है? पकड़ जो है कम होने के कारण। ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज ऑफ लेस ग्रिप हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 78, आप सभी को यहां पर एक स्टीयरिंग का जो दिखाया गया है, रोटर है, वेन है, केम रिंग है और डिस्चार्ज जो सिस्टम दिखाया गया है। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द हाइड्रोलिक सर्किट फ्लो रिक्वायर्ड फॉर द पावर असिस्ट टू द स्टीयरिंग गियर। यानी नीचे दिया गया चित्र जो है वो किससे संबंधित रखता है या इसका संबंध किससे है? तो यहां पर नीचे दिया गया चित्र को पहचानें जिसका उपयोग स्टीयरिंग गियर को पावर सहायता के लिए आवश्यक हाइड्रोलिक सर्किट प्रवाह का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो ये किससे संबंधित है? और ये इसका नाम है पावर स्टीयरिंग पंप। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द करेक्ट वे टू वियर ए सीट बेल्ट? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीट बेल्ट पहनने का सही तरीका है? तो सीट बेल्ट आप सभी को पता होगा कि जब सीट बेल्ट पहनते हैं तो सीट का जो पट्टा होता है सीट बेल्ट का, वो एक पट्टा कंधे के ऊपर से आता है, दूसरा पट्टा कमर के ऊपर से, यहाँ पर कमर के ऊपर वाले भाग से, पेट के ऊपर से आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि द अपर पोर्शन ऑफ द बेल्ट शोल्ड बी ओवर द शोल्डर कवरिंग, ठीक है। द अबेंडन टाइटली, और टाइट होना चाहिए। बेल्ट का ऊपरी भाग कंधे के ऊपर होना चाहिए और पेट को कसकर ढकना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच अमोंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस? एक शैक्षणिक संस्थान बस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस मींस ओमनीबस। बिल्कुल आप इसको ओमनीबस कह सकते हैं। ओमनीबस वो होती है जो 6 से ज्यादा सवारियों को ढोने का काम करती है, बस और ज्यादा कुछ नहीं। इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्टूडेंट्स, यानी कि इसका जो मेन पर्पज होता है वो ट्रांसपोर्ट करना, किसका? स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। बिल्कुल ठीक है, ये भी कथन ये कह सकता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इट्स स्टाफ, यानी कि इसका जो प्रयोग है वो कर्मचारियों के परिवहन के लिए किया जाता है। कर्मचारियों के लिए परिवहन के लिए नहीं, स्टूडेंट्स और जो टीचर लोग होते हैं उनके लिए, अध्यापन के लिए इसको काम में लिया जाता है। मतलब इसी गलत हो जाएगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग जनरल बल्क, इसका उपयोग आम जनता के परिवहन के उद्देश्य से किया जाता है। बिल्कुल यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर जो मतलब कि कथन गलत पूछा गया है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कौन सा कथन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, इट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसपोर्टिंग इट्स स्टाफ, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट स्टाफ होता है वहां पर आप गाड़ी का प्रयोग, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बस का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, आज हमने यहां पर 41 से लेके 80 तक क्वेश्चन हमने किए हैं और बहुत ही कम समय में किए। 33 मिनट मात्र आपको यहां पर दी है और मैं भी चाहता हूं फटाफट सटासट सेशन है और कम समय में अधिक जानकारी हमने देने का प्रयास किया है। और असल हमेशा से छात्र हितार्थ रहते हैं और आप लोगों का भला हो, आप लोगों का समय बचे, कम समय में अधिक जानकारी दें। बिल्कुल भी बीच में मैं रुकता नहीं हूं और लगातार जब सेशन स्टार्ट होता है वहां से लेके एंड तक लगभग सारे क्वेश्चन पे आपको जितना ज्ञान देना होता है वो दे देता हूं। जो चीजें बताने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वही चीजें आपको यहां पर हम शो करवाते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके जो भी दोस्त हैं जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस सेशन को थोड़ा सा आप लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर करेंगे। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए, पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, दोनों का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा। और इसके अलावा किसी भी प्रकार से अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारा जो स्टडी एट होम जो हेल्पलाइन नंबर है इसके ऊपर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके अलावा बताना चाहूंगा, किसी भी ड्राइवर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टडी एट होम को डाउनलोड करना न भूलिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए मैं आप सभी से विदा देना चाहूंगा और अब दीजिए इजाजत मेजबान रासर को। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। भारत माता की जय।